हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो आज हम आपके यहाँ पर बीएससी सेकंड ईयर में आपकी केमिस्ट्री में जो थर्ड पेपर होता है फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन, तो इसके हम यहाँ पर आप जो आपको सेक्शन ए यानी जो वेरी शॉर्ट टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अति लघुरात्मक प्रश्न, वो आज हम यहाँ पर विद सॉल्यूशन आपको कराने वाले, जो कि लगभग आपके आधे एक नंबर में यहाँ पर आपके क्वेश्चन आते हैं 10 क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन हम आज आपको कराने वाले हैं और आज की क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप पेशेंस बना के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो कि क्या है, आंतरिक ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर देखिएगा, किसी निकाय के परमाणु तथा अणुओं से संबद्ध विभिन्न ऊर्जा जैसे बंद ऊर्जा, कंपन ऊर्जा, गतिज ऊर्जा आदि के योग को उस निकाय की क्या कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। और आंतरिक ऊर्जा अवस्था फलन होता है। आंतरिक ऊर्जा का मान तंत्र की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। यहाँ पर आप फॉर्मूला भी दे सकते हैं, डेल्टा ई इक्वल टू ई टू माइनस ई1। फिर नेक्स्ट आता है कि रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है। तो ऐसा प्रक्रम जो नियत ऊष्मा पर संपन्न होता है उसे क्या कहते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं, जहाँ Q इक्वल टू क्या होता है, नियत होता है। और जब इसका डिफरेंशियल कर देते हैं डी क्यू इक्वल क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाता है। फिर नेक्स्ट है कि बंध एंथैल्पी से आप क्या समझते हैं। तो एक मोल पदार्थ का बंध तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा बंध ऊर्जा या बंध एंथैल्पी कहलाती है। ये डेफिनेशन काफी बार पूछी गई है। फिर उसके बाद एक और डेफिनेशन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है, जूल थॉमसन गुणांक से आप क्या समझते हैं। तो एक स्थिर एंथैल्पी प्रक्रम में दाब के प्रति ताप के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, जूल थॉमसन गुणांक कहते हैं। और यहाँ पर ही आपके जूल थॉमसन गुणांक का आपके फॉर्मूला होता है। फिर नेक्स्ट है कि वास्तविक गैस के लिए व्युत्क्रम ताप का व्यंजक ज्ञात कीजिए, जो कि काफी इजी क्वेश्चन है और काफी बार इससे यहाँ पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो वास्तविक गैस के लिए व्युत्क्रम ताप क्या होता है, टी आई इक्वल टू 2a अपॉन आर बी। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिएगा जो कि है कि लाप्लास नियम क्या है, इसे आप लगा लीजिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट, काफी और पूछा गया है। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक प्रक्रिया में होने वाला ऊष्मा परिवर्तन उसकी विपरीत रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा परिवर्तन के कैसा होता है, बराबर होता है। अर्थात किसी रासायनिक पदार्थ को बनाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यक होती है उसे तोड़ने के लिए उतनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आप इसके थ्रू भी समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एंथैल्पी को परिभाषित कीजिए। इसकी डेफिनेशन काफी बार पूछी जाती है। तो किसी तंत्र की एंथैल्पी उसमें निहित कुल ऊर्जा होती है, जो कि आंतरिक ऊर्जा तथा दाब आयतन ऊर्जा के योग के बराबर होती है। जैसा कि देख सकते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। फिर नेक्स्ट आता है कि अवस्था एवं पर्थ फलन को परिभाषित कीजिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। यहाँ पर अवस्था फलन क्या होता है, तो वे ऊष्मागतिक चर जिनका मान तंत्र की प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था में निर्भर करता है उसे क्या कहते हैं, अवस्था फलन कहते हैं, जैसे दाब, ताप, आयतन और एंट्रोपी। फिर आता है पथ फलन। तो इसमें देखिएगा वे ऊष्मागतिक चर जिनका मान तंत्र द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर करता है उसे क्या कहते हैं, पथ फलन कहते हैं, जैसे ऊष्मा और कार्य। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, व्युत्क्रम ताप, जो कि अभी भी आई थी कि व्युत्क्रम ताप वह ताप होता है जब वास्तविक गैस आदर्श गैस की क्या होती है, समान व्यवहार करने लगती है, जैसे टी आई इक्वल टू 2a अपॉन आर बी। फिर नेक्स्ट है कि परवल अम्ल व परवल क्षार के लिए उदासीनीकरण ऊष्मा का मान क्या होगा। तो इसमें देखिएगा 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल तथा 1 ग्राम तुल्यांक क्षार आपस में क्रिया करके उदासीन होते हैं। तो इस क्रिया में निकलने वाली ऊष्मा उदासीनीकरण की ऊष्मा कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल देखिएगा, HCl प्लस NOH रिएक्ट करके क्या बनाता है, आपके NaCl प्लस H2 बनाता है। जहाँ पर आपकी यहाँ पर ऊर्जा देखिएगा ऊष्मा की, इसकी कितनी है, -13.7 किलो कैलोरी। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि चक्रीय प्रक्रम पद को समझाइए। तो ऐसा प्रक्रम जिसमें तंत्र अनेक प्रावस्थाओं से होकर गुजरता हुआ पुनः प्रारंभिक प्रावस्था में लौट आता है उसे क्या कहते हैं, चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कि संभवन ऊष्मा को समझाइए। तो एक मोल पदार्थ को उसके अवयवी तत्वों की सहायता से बनाने में एंथैल्पी परिवर्तन या पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन उस पदार्थ की क्या कहलाती है, संबंध ऊष्मा या संबंध एंथैल्पी कहलाती है। उसे किससे व्यक्त करते हैं, डेल्टा एच एफ से व्यक्त करते हैं। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कि स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता को परिभाषित कीजिए। तो स्थिर दाब पर 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा स्थिर दाब पर फिर ऊष्मा कहलाती है। यहाँ पर आप सीपी इक्वल टू ये फॉर्मूला देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आता है कि किसी प्रक्रम की एंट्रोपी से आप क्या समझते हैं। तो वह ऊष्मागतिक गुण जो किसी निकाय की अव्यवस्था या यादृच्छिकता की सीमा को प्रदर्शित करता है क्या कहलाता है, एंट्रोपी कहलाता है। अव्यवस्था का मान अधिक होता है तो एंट्रोपी का मान भी कैसा होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण लिखिए। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण देखिएगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी, यहाँ पर डेल डेल्टा जी प्लस अपॉन में डेल्टा टी, और ये पूरे पे यहाँ पर प्रेशर आपका दाब कैसा है, नियत रहता है। फिर नेक्स्ट आती है इसी का सेकंड पार्ट है, देखिएगा कि स्वतः प्रवृत्ता की शर्त क्या है। तो स्वतः प्रवृत्ता प्रक्रम एक दिशात्मक होता है, इसे विपरीत दिशा में संपन्न कराने के लिए कार्य करना पड़ता है। और स्वतः प्रवृत्ता प्रक्रम की संपन्नता के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नन्हा सुषमा प्रमेय क्या है। तो इस प्रमेय के अनुसार, इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, काफी बार पूछी जाती है ये प्रमेय आपके। तो इस प्रमेय के अनुसार जब टी यानी ताप परम शून्य ताप की ओर अग्रसर होता है तो यहाँ पर आप देखिएगा डेल्टा, यहाँ पर डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी, यहाँ पर जहाँ पर आपका प्रेशर कैसा
रहता है, नियत रहता है, दाब का मान भी शून्य की ओर अग्रसर होता है। फिर नेक्स्ट आती है आपकी डेफिनेशन की उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन की दक्षता का सूत्र लिखिए। तो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं नीटा इक्वल टू 1 माइनस T1 अपॉन T2, या आप ऐसे भी कह सकते हैं T2 माइनस T1 अपॉन T2। और इससे जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल भी काफ़ी पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में। फिर नेक्स्ट आता है कि स्वतः परिवर्तित प्रक्रम के लिए मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि डेल्टा जी यहाँ पे जो है वो लेस देन होता है आपके जीरो से, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि माइनस डेल्टा जी है वो ग्रेटर देन या इक्वल होता है आपके जीरो से। फिर है कि ऊष्मागति के द्वितीय नियम को परिभाषित कीजिए। इससे भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, काफी बार पूछी जाती है डेफिनेशन। तो ऊष्मागति के द्वितीय नियम के लिए निम्न दो कथन दिए गए। पहला कौन सा है कि केल्विन के कथानुसार एक ऐसी मशीन या इंजन बनाना असंभव है जो कि दी जाने वाली संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में रूपांतरित कर दे। और सेकंड क्या आती है इसके द्वितीय नियम में कि क्लासियस के कथानुसार बिना किसी बाह्य साधन की सहायता से ऊष्मा को निम्न ताप से उच्च ताप की ओर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। फिर नेक्स्ट है कि ये भी काफी इंपोर्टेंट आपके ये क्वेश्चन है कि ऊष्मागति के तृतीय नियम का कथन लिखिए। तो इस नियम के अनुसार परम शून्य ताप पर यानी 0 केल्विन पर सभी शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थों की एंट्रोपी सदैव कैसी होती है, शून्य होती है। यहाँ पर आप देख भी सकते जब आपकी लिमिट टी से यहाँ पर 0 हो तो यहाँ पर एस इक्वल टू क्या होता है, यानी एंट्रोपी क्या रहती है आपकी 0 रहती है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तंत्र की एंट्रोपी से आप क्या समझते हैं। तो किसी तंत्र द्वारा उस उत्क्रमणीय प्रकार से अवशोषित ऊष्मा तथा वह परम ताप जिस पर ऊष्मा अवशोषित होती है का अनुपात क्या कहलाता है, एंट्रोपी कहलाता है। एंट्रोपी तंत्र में अव्यवस्था का माप है, एंट्रोपी ऊष्मागतिक प्रायिकता का फलन है। फिर नेक्स्ट है कि ऊष्मा इंजन की दक्षता को परिभाषित कीजिए। तो ली गई ऊष्मा के सापेक्ष कार्य करने की क्षमता को बताने वाला गुणांक क्या कहलाता है, दक्षता कहलाता है। इसे किससे व्यक्त करते हैं, नीटा से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीटा इक्वल टू W अपॉन यहाँ पर Q1 होता है। फिर नेक्स्ट है कि प्रेरक बल की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर डेल्टा एस तथा डेल्टा एच के वे अनुकूल मान जिनके संग डेल्टा जी सदैव कैसी रहती है, ऋणात्मक प्राप्त होता है, अतः तंत्र स्वतः परिवर्तित होता है। डेल्टा एच और डेल्टा एस के उन मानों को क्या कहा जाता है, प्रेरक बल कहते हैं। यहाँ पर आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। फिर नेक्स्ट है कि मुक्त ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो जी इक्वल टू एच माइनस टी एस और या जी इक्वल टू ई प्लस पी वी माइनस टी एस, और जी को क्या कहते हैं हम गिब्स ऊर्जा या मुक्त ऊर्जा भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपके कार्नोट प्रमेय के लिखिए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन है। देखिएगा इस प्रमेय के अनुसार यदि दो इंजन समान तापों के मध्य कार्यरत हो तो उनकी दक्षता सदैव एक समान होती है। इसे क्या कहा जाता है, कार्नोट प्रमेय कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस अवस्था से द्रव प्रावस्था में रूपांतरण में एंट्रोपी परिवर्तन समझाइए। तो इसको देखिएगा, एक मोल ठोस पदार्थ को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने पर एंट्रोपी में होने वाला परिवर्तन गलन की एंट्रोपी कहलाती है। और इसे किससे व्यक्त करते हैं, डेल्टा एस एफ से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पर आप देखिएगा डेल्टा एस एफ इक्वल टू डेल्टा एच एफ अपॉन टी एफ। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सक्रिय द्रव्यमान से क्या तात्पर्य है। तो किसी पदार्थ के मोलों की संख्या तथा कुल आयतन के अनुपात को क्या कहा जाता है, सक्रिय द्रव्यमान कहा जाता है। यहाँ पर आप फॉर्मूला भी देख सकते हैं, सक्रिय द्रव्यमान इक्वल टू मोलों की संख्या n और अपॉन में लीटर में उसका कुल आयतन v। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो कि क्या है, बर्फ के गलनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बर्फ का गलनांक दाब बढ़ाने पर घटता है तथा दाब घटाने पर बढ़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है लास्ट शातलीय का सिद्धांत, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। इस नियम के अनुसार जब किसी अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सांद्रता दाब ताप को परिवर्तित किया जाता है तो इस अभिक्रिया की साम्य अवस्था उस दिशा में कैसी हो जाती है, विस्थापित हो जाती है जिस दिशा में किए गए प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है या किए गए परिवर्तन को समाप्त किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव अनुपाती क्रिया का नियम बताइए। तो यहाँ पर देखिए, गुल्डबर्ग तथा बागे के अनुसार किसी अभिक्रिया का वेग इसके क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। फिर है केपी और केसी में क्या संबंध है, तो यहाँ पर आप ये रिलेशन देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वितरण नियम को परिभाषित कीजिए। तो इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर जब किसी विलय को दो अमिश्रणीय विलायकों में घोला जाता है तो विलय की उन विलायकों में घुलने वाली सांद्रता का अनुपात सदैव कैसा होता है, नियतांक होता है, जिसे वितरण गुणांक कहते हैं। इसे किससे प्रेजेंट करते हैं, केडी से प्रेजेंट करते हैं। तो C1 अपॉन C2 इक्वल टू केडी होता है। अभी और भी काफ़ी आपके क्वेश्चन आना बाकी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी लगभग हमने आपके 1-2 यूनिट के सेक्शन ए के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, देख सकते हैं। और अभी भी और भी यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना है यहाँ पर, बाकी वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन जो कि सेक्शन ए में पूछे जाते हैं। तो इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेकंड पार्ट का इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की क्लास आपको कैसी लगी हर स्टूडेंट्स को कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए यहाँ पर ये क्लासेस बनाई जाती है। और यहाँ पर हमने आपके जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके उसके विद सॉल्यूशन की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है मेस बाय स्टडी ज्ञान पे आपको उसकी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, जहाँ पर हमने विद सॉल्यूशन इसके काफ़ी नोट्स हम प्रोवाइड करवाएंगे इस पेपर के। तो यहाँ पर आप जो हमारे टेलीग्राम चैनल है मेस बाय स्टडी ज्ञान के नाम से उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा हर स्टूडेंट्स को कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।